स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग क्लासेस को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 8 होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे हम लोगों ने 14th जेपीएससी पीटी की क्लासेस फ्री में लेकर के आए हैं, जहाँ पे आप लोगों को पूरी जेपीएससी प्रीलिम्स की क्लासेस फ्री में करवाई जाएगी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस इंक्लूड होगी। इसके साथ ही हम लोग करंट अफेयर के भी क्लासेस यहाँ पे करेंगे, इसलिए हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। और मैं उन सब चीज़ों का एक कंसाइज नोट आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ, और वो सारे नोट्स के माध्यम से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये नोट्स वही नोट्स है जिसकी सहायता से मैंने 11 to 13 जेपीएससी पीटी को आसानी से क्वालिफाई किया था। तो चूँकि मैंने इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, तो मैं इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ आप लोगों को, है ना, कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इसी के संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रमुख स्थल के संदर्भ में, है ना, कि झारखंड में बहुत से स्थल ऐसे हैं जिनके बारे में प्रश्न बनते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं, उसके संदर्भ में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे जो पिछले मैंने 7 लेक्चर डाला था वो सारे लेक्चर्स को आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से शॉर्ट नोट्स को बनाए होंगे, है ना। आप लोग अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए हैंड नोट्स के रूप में, ताकि आप लोग आसानी से उसको समय आने पर रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा, इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ों को बहुत ही कंसाइज वे में देखेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो हमारे इस चैनल पे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली बात जो याद रखना है आप लोगों को, सिंहभूम क्षेत्र के संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है कि अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश 1767 में कब हुआ? 1767 में सिंहभूम क्षेत्र के आसपास हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि कि अंग्रेज़ों का सबसे पहले प्रवेश कब हुआ? 1767 में झारखंड में हुआ था, और किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और किनके नेतृत्व में यहाँ पे आए थे ये लोग? तो फर्गूसन के नेतृत्व में आए थे। तो इन व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है कि फर्गूसन के नेतृत्व में अंग्रेज पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं 1767 में। तो ये डेट आप लोगों को पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में, तो इसको आप लोग याद रखें कि 1767 में पहली बार अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? सिंहभूम क्षेत्र था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक लोकेशन को देख लेते हैं कि सिंहभूम किस रीजन में पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मैप बनाते हैं झारखंड का। झारखंड का मैप आप लोगों को बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि ये जेपीएससी मेंस में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं ये काम देगा, है ना। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन झारखंड का है ना, तो ये वाला रीजन जो है वो आपका आता है किसमें? सिंहभूम के रीजन में आता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन सिंहभूम के रीजन में आता है। इसमें आपका पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला खरसावां के रीजन आते हैं, ठीक है। सरायकेला खरसावां के रीजन आते हैं। इसको कोल्हान के नाम से भी एक तरीके से जाना जाता है। तो अंग्रेज़ों का सबसे पहले बार प्रवेश जो हुआ था वो बंगाल से इधर से ही हुआ था, है ना। बंगाल से होते हुए ये सिंहभूम के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और यहाँ से वो झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करते हैं। और ये कब की घटना है? तो ये 1767 की घटना है। तो इसलिए ये घटना को आप लोग अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल को ही अपना एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था, है ना। और जब आप देखेंगे मैप को तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये झारखंड का मैप है, और ये सिंहभूम वाला रीजन बंगाल से सटा हुआ है ना। तो यही बंगाल क्षेत्र से 1767 के आसपास में अंग्रेज़ क्या करते हैं? सिंहभूम क्षेत्र से होते हुए झारखंड में प्रवेश करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये फैक्ट आप लोगों को बताया कि 1767 में सिंहभूम के क्षेत्र से अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करते हैं। किनके नेतृत्व में? तो याद रखना है फर्गूसन के नेतृत्व में ये प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सिंहभूम क्षेत्र में मेनली एक ढालभूम रीजन आता है। ढालभूम वाला क्षेत्र भी सिंहभूम में आता है, और पोरहाट वाला क्षेत्र भी
सिंहभूम में आता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ढालभूम किस क्षेत्र में आता है, तो ढालभूम आपका जो है वो सिंहभूम क्षेत्र में आता है। उसके बाद जो पोरहाट है वो भी आपका सिंहभूम क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप लोगों को अच्छे से याद रखनी चाहिए। उसके बाद ढालभूम के क्षेत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो मैं केवल वही फैक्ट यहाँ पे लिखा हूँ जो फैक्ट एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, है ना। सबसे पहला फैक्ट जो है वो है 1760 में मिदनापुर पर अधिकार किया अंग्रेजों ने। तो ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मार्च 1767 में जब अंग्रेज भारत में मतलब झारखंड में प्रवेश करते हैं तो वो घाटशिला में एक तरीके से कब्जा करता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, घाटशिला पे ये क्या करता है, कब्जा करता है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि 1767 में घाटशिला पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। उसके बाद सॉरी, ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि 1767 में जगन्नाथ ढाल ने ढाल विद्रोह शुरू किया। तो देखिए क्या था कि 1767 में वो पश्चिमी सिंहभूम के रीजन में अंग्रेजों ने जब प्रवेश किया तो वहाँ के राजा थे जगन्नाथ ढाल। कौन थे? जगन्नाथ ढाल। उस समय जब अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया तो सिंहभूम के राजा थे जगन्नाथ ढाल। तो उन्होंने ही अंग्रेजों के विरोध करने के लिए ढाल विद्रोह का एक तरीके से शुरुआत करता है, और यही ढाल विद्रोह को झारखंड का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। तो वो कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। और किनके नेतृत्व में हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद जगन्नाथ ढाल जी को एक तरीके से अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, और इसके कारण क्या हुआ कि जगन्नाथ ढाल को तो राजा अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे 5500 रुपये वार्षिक कर देने के लिए अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को विवश कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या किया कि अंग्रेजों को जगन्नाथ ढाल ने वार्षिक रूप से यानी कि सालाना 5500 रुपया कर्ज मतलब वार्षिक कर देते थे अंग्रेजों को जगन्नाथ ढाल, है ना। तब अंग्रेजों ने इन्हें राजा बनाया था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ से प्रश्न बने हैं, ये आता है ना, कि ढाल विद्रोह को रोकने के लिए किन्हें ब्रिटिश लेफ्टिनेंट बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों की, ढाल विद्रोह को रोकने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को एक तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। तो ढाल विद्रोह को रोकने के लिए किसे भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया था। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। इन्हें रोकने के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी आए थे? तो लेफ्टिनेंट रुक आए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद 1783 ईस्वी में रुक द्वारा सैनिक अभियान चलाया गया था। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1800 ईस्वी में वार्षिक कर को बढ़ा करके 4267 रुपया तय कर दिया गया था। ढालभूम के जो राजा थे उनसे अंग्रेजों ने वार्षिक कर को 1800 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखना है, 1800 ईस्वी में 4267 रुपया कर दिया। पहले 4000 कर लिए जाते थे, है ना, लेकिन अब जो है सो 267 रुपया बढ़ा दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितना रुपया बढ़ाया, तो 267 रुपया बढ़ा दिया गया था 1800 ईस्वी में। अंग्रेजों के द्वारा वार्षिक कर को 4267 रुपया कर दिया गया। ढालभूम के राजा के को देना था अंग्रेजों को। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फैक्ट है जो एग्जामिनेशंस में आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मैंने वो सारे फैक्ट आपको बताए, और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टार कर दिया है, तो उससे आप लोग अच्छे से याद रख लें। अब हम लोग उसी के संदर्भ में देखते हैं पोरहाट के बारे में कुछ जानकारी। तो पोरहाट भी सिंहभूम के रीजन में आने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा के बाद कंपनी सिंहभूम को नियंत्रण में लिया था। तो याद रखना है ये फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि 1818 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मराठा युद्ध मतलब अंग्रेजों और मराठा के बीच में तीसरा जो युद्ध होता है 1818 में। तो इसके बाद क्या करता है, कंपनी मराठा को पराजित कर देता है, क्योंकि मराठा साम्राज्य एक तरीके से कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसी के बाद सिंहभूम के क्षेत्र पर अंग्रेज क्या करता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये फैक्ट तो आप लोगों को याद रखनी है कि 1821 में, ये डेट याद रखना है, 1821 में अंग्रेजों द्वारा हो जनजाति का दमन किया गया, हो जनजाति का दमन किया गया। तो 1821 को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि 1821 में अंग्रेजों द्वारा हो जनजाति का दमन किया गया। और
ये हो जनजाति के लोगों को पोरहाट के राजा के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो सिंहभूम के क्षेत्र से ये सारे कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से ही प्रश्न आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना करके याद रखें। अब हम चलते हैं अगले फैक्ट में, कोल्हान के बारे में, है ना। तो ये भी सिंहभूम के रीजन में ही आता है। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं जो याद रखनी है आप लोगों को। तो सरायकेला राज्य की स्थापना किनके द्वारा करी गई, तो विक्रम सिंह के द्वारा करी गई। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि ये एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखें कि सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1793 ईस्वी में सरायकेला खरसावां अंग्रेजों से संधि करी। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि सरायकेला खरसावां ने अंग्रेजों से संधि कब करी थी। तो सरायकेला राज्य वाला जो क्षेत्र था, सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र, उन्होंने अंग्रेजों से संधि करी थी 1793 में। उसके बाद ये फैक्ट देखिए, आपका एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें कि 1820 ईस्वी में रोरो नदी, ये कहाँ पे है, चाईबासा में है। ठीक है, तो रोरो नदी के तट पर अंग्रेज और हो जनजाति के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखना है कि रोरो नदी कहाँ पर है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। रोरो नदी जो है वो आपका चाईबासा वाले क्षेत्र में है। ठीक है, चाईबासा में है, जो पश्चिमी सिंहभूम के रीजन में आता है। ठीक है, तो रोरो नदी के आसपास में के तट पर 1820 ईस्वी में अंग्रेजों व हो जनजाति के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था, मेजर रफसेज। तो ये भी आया हुआ फैक्ट है, इसको याद रखें। ठीक है, कि रोरो नदी के तट पर 1820 में जो हो जनजाति और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मेजर रफसेज थे। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। और रोरो नदी कहाँ पे है, तो चाईबासा में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक फैक्ट है, याद रखना है, 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। हालांकि विद्रोह वाला रीजन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि 1831 से 32 के आसपास कोल विद्रोह हुआ था। तो ये पूछा गया फैक्ट है। ठीक है, जिसमें कोल विद्रोह को हो जनजाति के द्वारा समर्थन किया गया था। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि 1831-32 ईस्वी में क्या हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था। ये पूछा गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ है, तो 1831 से 32 में, इसमें हो जनजाति ने इसका समर्थन किया था। उसके बाद 1837 में हो जनजाति द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था और कर देना स्वीकार किया गया था। इसे केवल आप लोग देख के याद रख सकते हैं। उसके बाद ये फैक्ट आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। 1837 में, ये डेट याद रखना है, 1837 में पूछा गया है क्लीवलैंड, इनका नाम याद रखना है, क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना करी गई। तो ये भी फैक्ट आपका पूछा गया है कि पहाड़ी असेंबली की स्थापना कब करी गई, तो 1837 में करी गई। किनके द्वारा करी गई, तो क्लीवलैंड के द्वारा करी गई। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो ये वाला फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग देख लें कि ब्रिटिश काल में टोटल हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत में 560 से अधिक रियासत हुआ करते थे। रियासत वह क्षेत्र होता था जहाँ पे राजाओं का शासन चलता था। ठीक है, तो 560 से अधिक रियासत होते थे। उसमें से जो संयुक्त बिहार था, चूँकि वो जो ये जो रीजन था जिसमें हमारा झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाला रीजन था, तो इसको मेनली संयुक्त बिहार कहा जाता था। तो पूरे संयुक्त बिहार में मात्र 2 ही रियासत हुआ करते थे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको कि ब्रिटिश काल में संयुक्त बिहार में केवल और केवल दो ही एक तरीके से रियासत हुआ करता था। और वो कौन कौन रियासत था, सरायकेला और खरसावां, जो भी आपको सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां संयुक्त बिहार में दो मात्र रियासत हुआ करते थे। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद 1899 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सरायकेला को रियासत का दर्जा दिया। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि 1899 में अंग्रेज़ों ने सरायकेला और खरसावां दोनों को रियासत का दर्जा दिया। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर से आपका कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है, जो आप लोग याद रखें। सबसे पहले तो सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने करी, ये याद रख सकते हैं आप लोग। 1820 में रोरो नदी के तट पर अंग्रेज और हो जनजाति, याद रखना है, अंग्रेज और किस जनजाति के बारे से युद्ध हुआ था, हो जनजाति से। ठीक है, तो किसमें
रोरो नदी के तट में। उसके बाद याद रखना 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। उसके बाद 1837 में क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। इससे आगे हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से जो प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग याद रख लें। तो 1773 में अंग्रेज़ों ने पलामू पर अधिकार किया, तो ये फैक्ट आप लोग याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये डेट के साथ याद रखना है कि 1773 में अंग्रेज़ों ने पलामू पर आधिपत्य स्थापित किया था, ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है 1771 में अंग्रेज छोटा नागपुर में प्रवेश किया, है ना। 1771 में कब किया? 1771 में अंग्रेज़ों ने छोटा नागपुर में प्रवेश किया था। तो वहाँ के राजा कौन थे? दर्पनाथ सिंह थे। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद 1773 में रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर इसको मिलाकर के रामगढ़ का गठन किया गया। तो याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो वर्तमान में जो रामगढ़ है उसका गठन 1773 ईस्वी में ही करा गया था, ये फैक्ट याद रखना है। तो उसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल था? तो रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास, है ना। तो ये तीनों क्षेत्र को मिला करके रामगढ़ का गठन किया गया था। कब? 1773 में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्टार मार्किंग कर दी, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये केवल देख लें कि 1774 में तेज सिंह को विधिवत रूप से रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। मानभूम में अंग्रेजों का प्रवेश करने में 20 वर्ष का समय लगा। तो मानभूम वाला रीजन मैंने बताया था कि मानभूम जो है वो धनबाद वाले क्षेत्र जो अभी है वर्तमान में, उस क्षेत्र को पहले मानभूम का क्षेत्र कहा जाता था। तो मानभूम में अंग्रेजों को प्रवेश करने में कितना वर्ष का समय लग गया? 20 वर्ष का समय लग गया। तो इसको भी याद रखें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पे कई बार देखने को मिलते हैं। उसके बाद 1763 में फर्ग्यूसन के द्वारा जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती किया गया। ये फैक्ट याद रखना है कि जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती किसने किया? तो फर्गूसन ने किया। किसने किया? फर्गूसन ने किया। कब किया? 1763 में किया। तो इसे आप लोग याद रखें। उसके बाद 1783 से 84 में झरिया में शांति स्थापित करने के लिए मेजर क्रॉफर्ड द्वारा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो ये राजा थे, उसको गिरफ्तार किया गया। तो झरिया में शांति स्थापित किसके द्वारा किया गया? मेजर क्रॉफर्ड के द्वारा। ठीक है, कब? 1783-84 में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल देख लें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पे स्टार मार्किंग कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग सभी को नोट करिए और याद केवल अच्छे से उसी चीज़ों को रखना है जिसको एक तरीके से मैं स्टार कर दे रहा हूँ। क्योंकि एग्जामिनेशंस में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन कहाँ से पूछे जाएंगे ये बता सकता है। तो वो सारी चीज़ें को मैंने यहाँ पे लिख दिया है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो बेहतर है कि आप लोग एक बार सभी को अच्छे सरसरी निगाहों से बार बार देखें तो याद हो जाएगा, है ना। और जिसको स्टार में कर दिया हूँ उसको अच्छे से देखना, उसको तो याद रखना ही है ना, इसलिए मैं उसे स्टार किया हूँ। तो देखिए, ये मीर कासिम उधवा नाला में राजमहल में है। तो ये फैक्ट याद रखना कि उधवा नाला कहाँ पे है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, कि उधवा नाला कहाँ पे है? तो उधवा नाला कहाँ पे है? राजमहल में है। तो मीर कासिम ने उधवा नाला में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, अंग्रेज़ों के साथ यहाँ पे युद्ध किया था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्या है कि जब आपका पलासी का युद्ध हुआ था तो वहाँ पे मीर कासिम जो है एक तरीके से वहाँ से भागा था जब, तो वो उधवा नाला के क्षेत्र में आया था और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। और ये उधवा नाला क्षेत्र राजमहल में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये आपका आया हुआ फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे बार बार इसको अच्छे से याद रखें। चैपमैन, ये एक व्यक्ति है, इनका नाम याद रखें चैपमैन का। चैपमैन जो थे वो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक इन्हें कहा जाता है। तो एक फैक्ट आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखें कि चैपमैन जो थे उन्हें ही झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक के रूप में जाना जाता है। तो चैपमैन का याद आप लोगों को हर हाल में याद रखना चाहिए। उसके बाद संथाल परगना के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप लोग याद रखना ही है। संथाल परगना का प्राचीन जो था वो अंग महाजनपद का भाग था। तो ये तो आया हुआ फैक्ट है, पूछा गया कि संथाल परगना निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद के भाग हुआ करते थे। तो सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं, मगध वाला रीजन होता था, तो हम लोग समझते हैं कि ये मगध महाजनपद में आता था, लेकिन ऐसा नहीं है। संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो प्राचीन अंग महाजनपद में आते थे। ठीक है, 16 महाजनपद हैं।
ठीक है। तो वो 16 महाजनपद में से अंग महाजनपद एक महाजनपद थे और यही अंग महाजनपद के अधीन आते थे संथाल परगना। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है और ये आया हुआ फैक्ट है कि कौन से महाजनपद संथाल परगना किस महाजनपद से संबंध रखता है। तो संथाल परगना अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था पहले। ठीक है, प्राचीन काल में संथाल परगना को एक और नाम से जाना जाता था, जंगल तराई। ठीक है, तो जो आपका प्राचीन काल में संथाल परगना का नाम था वो क्या था, जंगल तराई। तो ये फैक्ट भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि जंगल तराई के नाम से प्राचीन काल में किसे जाना जाता था, ये प्रश्न आया है। तो वो क्षेत्र है संथाल परगना का क्षेत्र है, तो उसे आप लोग अच्छे से याद रखें। उसके बाद ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि 1742 ईस्वी में मराठा द्वारा संथाल परगना में कब्जा किया गया। ठीक है, तो संथाल परगना को मराठा शासकों के द्वारा कब कब्जा किया गया, तो वह था 1742 ईस्वी में कब्जा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग याद रखें। उसके बाद 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला को जब हरा दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो सिराजुद्दौला संथाल परगना में भाग करके आता है और यहाँ पे एक तरीके से संथाल परगना को कब्जा में कर लेता है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है, 1757 में सिराजुद्दौला के द्वारा संथाल परगना को कब्जे में कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट संथाल परगना के संदर्भ में मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और सारे आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। आप लोग इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, अंग महाजनपद का भाग है संथाल परगना, इसे अच्छे से याद रखें। चैपमैन जो है वो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासन के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखना है। संथाल परगना का पुराना नाम जंगल तराई था, इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद 1742 में मराठा ने संथाल परगना पे कब्जा किया, उसे याद रखना है आप लोगों को। और 1757 में सिराजुद्दौला ने संथाल परगना को अपने कब्जे में लिया, तो उसे याद रखना आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद कुछ और फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। 1763 में मेजर एडम्स, ये नाम याद रखना है, मेजर एडम्स द्वारा राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया गया। ठीक है, कब किया गया राजमहल पर अधिकार, 1763 में। किनके द्वारा, मेजर एडम्स के द्वारा। उसके बाद 1778 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा झारखंड में प्रशासन के लिए वृहद योजना बनाई गई। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने केवल और केवल वही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे, वन लाइनर एग्जामिनेशन, चाहे वो जेपीएससी की एग्जामिनेशंस हो, जेएसएससी की एग्जामिनेशंस हो, चाहे किसी भी झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जामिनेशंस हो, उसमें आप लोगों को ये सब फैक्ट में से कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रख लें। तो देखिए मैं ये सब कैसे बता सकता हूँ, तो मैंने पीवाईक्यू और सिलेबस का अच्छे से एनालाइज़ किया है, उसका मेरे पास अच्छे से आइडियाज़ हैं। तो मैं जानता हूँ कि कौन सा फैक्ट एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। जब आप किताब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे पेज पढ़ने पड़ जाएंगे। उतना पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिससे डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में फैक्ट आ सकते हैं, है ना। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक जगह पे आप जुड़ करके कहीं से भी वो सारे फैक्ट को इकट्ठा करें और उसको बार बार रिवीजन करें, जितना रिवीजन कर सकते हैं। इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। अलग अलग जगह भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक जगह रह करके रुक करके आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करके पढ़ने की आदत डालिए। अलग अलग जगह भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल के बारे में, है ना। तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हमेशा, है ना। झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके संदर्भ में बहुत बार ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग उसके याद रखें। तो सबसे पहला जो फैक्ट है आपको जो याद रखना है टैगोर हिल के बारे में। तो जब भी आप लोग रांची आएँ तो टैगोर हिल तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो टैगोर हिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है, जहाँ से प्रश्न बने हैं या बनते हैं। तो टैगोर हिल सबसे पहले तो याद रखना है कहाँ पे है, रांची में है। ठीक है, तो टैगोर हिल रांची में है। तो ध्यान रखना है ये ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की समाधि स्थल है, यहाँ पे इनका समाधि है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो टैगोर हिल है वो किनके नाम पर है, तो टैगोर हिल जो है वो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, तो वो भारत रत्न या जिन्हें नोबेल प्राइज़ पहली बार मिला था, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनके बड़े भाई थे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। तो उन्हीं की समाधि स्थल है टैगोर हिल, जो कहाँ पे है, रांची में है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, तो याद रखना है।
उसके बाद जो ये फैक्ट है जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सांतालय। तो टैगोर हिल के जब आप पहाड़ी पे जाओगे तो वहाँ पे मकान निर्मित है, मकान बना हुआ है ना। तो आप देखोगे तो जो पहाड़ी के ऊपर में जो मकान है टैगोर हिल का, उसे सांतालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि टैगोर हिल के पहाड़ी के ऊपर जो निर्मित मकान है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सांतालय से। जैसे कि पहाड़ी के जब आप किसी भी क्षेत्र में जब बहुत ऊंचाई पर जाते हो तो बहुत शांत अनुभूति होती है ना। तो वैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर जाने से शांति मिलती है, तो पहाड़ी के ऊपर जो मकान है उसे सांतालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए ये फैक्ट भी आपका पूछा गया है, सत्यधाम। तो जो पहाड़ी के नीचे जो मकान निर्मित है ना, पहाड़ी के नीचे जो मकान निर्मित है उसे सत्यधाम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो अब चलिए ये 2 फैक्ट आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और भी कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखी है, तो वो सारे फैक्ट भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग उसे भी अच्छे से याद रख लें। क्या है, तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये जो भूमि है वो जमींदार मतलब जमींदार जो थे कौन, हरिहर नाथ। ठीक है, जमींदार हरिहर नाथ से 290 रुपये में वार्षिक कर के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जी ने टैगोर हिल को जमींदार हरिहर नाथ से 290 रुपये वार्षिक कर के द्वारा लिया था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का रांची आगमन कब हुआ, 1908 में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट है कि महर्षि ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जी का आगमन रांची में कब हुआ, 1908 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1925 में हुई। तो ये भी फैक्ट याद रखना है, 1908 वाला एकदम याद रखना है, ये आया हुआ फैक्ट है। उसके बाद जो टैगोर हिल है उनको सबसे पहले किसने बनाया था, तो कैप्टन AR ओसली, इनका नाम याद रखना, कैप्टन AR ओसली ने 1842 ईस्वी में इसे अपना रेस्ट हाउस के रूप में बनाया था। ठीक है, तो याद रखना है कि कैप्टन AR ओसली के द्वारा 1842 में इसे रेस्ट हाउस के रूप में निर्मित किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि कैप्टन AR ओसली के जो भाई थे, छोटे भाई, उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी, इसलिए ओसली साहब ने इस जगह को छोड़ करके चला गया था। ठीक है, बाद में जब ये ज्योतिन्द्रनाथ जी यहाँ पे आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई, तब इन्हें टैगोर हिल के नाम से तब से इन्हें जाना जाता है। आज भी ये झारखंड का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो मोरहाबादी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब भी आप लोग आए यहाँ पे अवश्य आप लोग घूम सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद विश्व स्तर पर इनकी पहचान है, क्या है, योगदा मठ आश्रम। जैसा कि आप लोग जानते हैं अब भारत के अलग अलग शहरों में स्थापित है। तो योगदा मठ आश्रम की स्थापना 1917 में, इंपॉर्टेंट है ये डेट याद रखना, 1917 में, है ना, किनके द्वारा, तो परमहंस योगदानंद जी के द्वारा करी गई। तो ये फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, परमहंस योगदानंद जी के द्वारा 1917 में रांची में योगदा मठ आश्रम की स्थापना करी गई थी। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि 1917 में परमहंस योगदानंद जी के द्वारा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन 1917 में परमहंस योगदानंद जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद ये एक पुस्तक है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, योगी कथा अमृत, है ना, योगी कथा अमृत। तो योगी कथा अमृत जो है वो परमहंस जी के जीवन व शिक्षा पर पुस्तक है। ठीक है, यानी कि परमहंस योगदानंद जी के जीवन और उनकी शिक्षा पर ये पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है योगी कथा अमृत। तो इसको आप लोग याद रखना है। इस योगदा मठ आश्रम में शरद सत्संग का आयोजन किया जाता है शरद ऋतु के दौरान। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा 1925 में और 1934 में, यानी कि दो बार योगदा मठ आश्रम यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो योगदा मठ आश्रम के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केवल वही याद रखना है, ज़्यादा डीप इससे प्रश्न नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो केवल यहीं से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद झारखंड के तमाम एग्जामिनेशंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैक्लुस्कीगंज। ठीक है, तो मैक्लुस्कीगंज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एग्जामिनेशंस में बहुत बार प्रश्न बनते हैं झारखंड का, ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनरों का। तो मैक्लुस्कीगंज जो है वो रांची से 60 किलोमीटर दूर तक है, तो ये 60 किलोमीटर भी याद रखें। तो मैक्लुस्कीगंज जो है
वो रांची से 60 किलोमीटर दूर तक अवस्थित है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद विश्व का ये एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखें। ये प्रश्न पूछा गया फैक्ट है ना, कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है, तो वो कौन है, मैक्लुस्कीगंज। तो याद रखना है इस फैक्ट को, ये प्रश्न आया हुआ है, ये बार बार आता है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन है, मैक्लुस्कीगंज। देखिए एंग्लो इंडियन कौन होता है, तो जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे शासन कर रही थी तो उस दौरान जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली गई तो यहाँ पे उनके कुछ पूर्वज यहाँ पे बस गए, और उन्हीं के कुछ जो अभी वही पूर्वजों से जो उनके संतान उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ की महिलाओं से विवाह किए और यहीं पे बस गए, वैसे ब्रिटिश को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो ये एंग्लो इंडियन का एकमात्र गांव है, तो इसको आप लोग याद रखें। इसकी स्थापना किसने करी थी, तो अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने किया था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, आया हुआ फैक्ट है। तो मैक्लुस्कीगंज की स्थापना किसने करी, अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की के द्वारा किया गया, और इन्हीं के नाम पर, जो इनका ही नाम मैक्लुस्की था इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम मैक्लुस्कीगंज पड़ा। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना है, मैक्लुस्की के द्वारा ही 1933 में, ये फैक्ट याद रखना, 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि मैक्लुस्की के द्वारा 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही सारे फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली बनेंगे, इसलिए इसे याद रखें। देखिए ये फैक्ट केवल जान लें कि मैक्लुस्की ने रातू महाराज से 10,000 एकड़ ज़मीन प्राप्त करी थी, और वही 10,000 एकड़ ज़मीन पर ये मैक्लुस्कीगंज को बसाया था। तो केवल इसको देख लें, याद आपको केवल ये फैक्ट रखना है, ये फैक्ट याद रखना है, और ये याद रखना है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, और कहाँ पर है, तो रांची में याद है, रांची से 60 किलोमीटर दूर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने वो सारे फैक्ट आप लोगों को बता दिए कुछ महत्वपूर्ण स्थल के संदर्भ में, और वहीं से ये सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप लोग वो सारे फैक्ट को अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ें जो इस संदर्भ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ डोम्बारी बुरू, है ना, तो यहाँ पे याद रखना है, ऐसे लिखा हुआ है ना, डोम्बारी बुरू, ये डोम्बारी बुरू में लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया डोम्बारी बुरू, ये डोम्बारी बुरू लिखा हुआ है, डोम्बारी बुरू, ये पहाड़ी का नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला फैक्ट, ये पहाड़ी जो है ये खूंटी के अड़की प्रखंड में है। तो पहला फैक्ट तो यहाँ पे ये याद रखना है कि डोम्बारी बुरू जो है वो कहाँ पर है, खूंटी में है, खूंटी के अड़की प्रखंड में। तो ये भी याद रखना, कई बार पूरे अंदर से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो डोम्बारी बुरू कहाँ पर है, तो खूंटी के अड़की में है, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञान दी जाती है। देखिए यहाँ पे एक घटना हुआ था, अभी देखे होंगे वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पे गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, 9 जनवरी को। तो इसमें देखिए क्या घटना घटा था कि 9 जनवरी 1899 के आसपास में क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बिरसा उलगुलान, है ना, बिरसा उलगुलान, भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो उलगुलान किया गया था, है ना, तो वो वही उलगुलान जो 1900 के आसपास में देखने को मिलता है। तो उसी समय बिरसा मुंडा जी यहाँ पे क्या कर रहे थे, डोम्बारी बुरू पहाड़ी पे एक तरीके से जनसभा कर रहे थे, जिसमें आसपास के सैकड़ों महिलाएं व बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहाँ पर आकर के एक तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर दी जहाँ पे, जिसके कारण सैकड़ों महिलाओं व बच्चों को मारा गया, ठीक है। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा वहाँ से भाग निकले थे, तो इसीलिए माना जाता है कि वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा घटना ही वहाँ पे हुआ था। तो इसलिए इसे डोम्बारी बुरू पहाड़ी को जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञान दी जाती है, और यहीं पर वो नरसंहार हुआ था, वो मसेकर हुआ था। इसलिए आप लोग उसको अच्छे से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसमें से क्या याद रखना है, 9 जनवरी को, डेट को याद रखना है, 9 जनवरी 1899 को। तो ये 9 जनवरी पूछा जाता है ना, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड इनके डोम्बारी बुरू नरसंहार कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1899 को हुआ था, जो बिरसा उलगुलान के समय हुआ था, जब भगवान बिरसा जी द्वारा यहाँ पे सभा का आयोजन किया जा रहा था।
यहाँ पे सैकड़ों महिलाएं व बच्चे सहित यहाँ पे उन लोगों को मारा गया था। तो देख सकते हैं कि झारखंड की भी एक समृद्ध विरासत रही है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा जैसे मूल आदिवासियों को एक तरीके से यहाँ पे भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकत्रित किया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए भरसक प्रयास किया और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। और वो हालांकि बाद में गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वो जाते जाते लोगों के मन में, यहाँ के लोगों के मन में, आदिवासियों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक ऐसी घृणा भाव भर दी जो बाद में आप लोगों को जब आप देखेंगे ताना भगत के रूप में देखने को मिलेगा और भी तरह तरह के आंदोलनकारियों के रूप में देखने को मिलेगा, जो झारखंड को एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एक फैक्ट याद रखना है, ये डेट याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञान दी जाती है, ये याद रखना है। 9 जनवरी 1899 को ये घटना हुई थी। क्या हुआ था? तो बिरसा उलगुलान के दौरान यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा कुछ सभा का आयोजन किया गया था। तो उस दौरान आसपास के गांवों की सैकड़ों महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जाकर के अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसके कारण उन सभी की मृत्यु हो गई। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा जी वहाँ से भाग निकले थे। तो ये सारे फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। तो ये यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, डोम्बारी बुरु लिखा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो ये फैक्ट है। उसके बाद नेतरहाट, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको कई बार प्रश्न बनते हैं, नेतरहाट से भी आपको प्रश्न बनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी फेवरेट टॉपिक है झारखंड के एग्जामिनरों का। ठीक है, तो नेतरहाट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिनमें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है नेतरहाट को, पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है नेतरहाट को, सूर्योदय व सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है, ये पूछा जा चुका है। सूर्योदय व सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है नेतरहाट को। यहाँ से क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आप एक विहंगम दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए नेतरहाट को सूर्योदय व सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है। पहाड़ों की रानी भी इसे कहा जाता है, पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखना है। इनकी ऊंचाई क्या है? तो समुद्र तल से 3700 फीट है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, है ना। तो ये सब इसमें वही सब फैक्ट याद रखना है आपको, क्योंकि ये सारे प्रश्न यहाँ से बने हैं। उसके बाद झारखंड का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, झारखंड का सबसे न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, तो झारखंड का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन माना जाता है? तो वह माना जाता है नेतरहाट। तो याद रखना, यहाँ की जो तापमान है वो सबसे कम है, सबसे कम तापमान है। इसको एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र किसे माना जाता है? तो नेतरहाट है, क्योंकि यहाँ का तापमान सबसे कम रहता है। ये फैक्ट पूछा गया है, आता है। उसके बाद सर एडवर्ड गेट, ये फैक्ट याद रखना है, सर एडवर्ड गेट इनके द्वारा यहाँ पे ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए बनाया गया था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिशों को जब यहाँ पे गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था, तो उस दौरान यहाँ पे वो लोग ग्रीष्मकालीन प्रवास कर जाते थे, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम होता था, क्योंकि इसकी ऊंचाई 3700 फीट थी। तो सर एडवर्ड गेट के द्वारा इसको एक तरीके से विकसित किया गया था। सर एडवर्ड गेट कौन था? उस समय तत्कालीन उड़ीसा बिहार का गवर्नर हुआ करता था सर एडवर्ड गेट, उन्हीं के द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए नेतरहाट को विकसित किया गया था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। मैग्नोलिया पॉइंट, ये याद रखना है आप लोगों को, मैग्नोलिया पॉइंट को याद रखना है। मैग्नोलिया पॉइंट जो है यहाँ पे सूर्यास्त के मनोरम दृश्य के लिए ये प्रसिद्ध है। तो नेतरहाट में ही एक तरीके से है, नेतरहाट में ही है मैग्नोलिया पॉइंट। तो यह पॉइंट जो है वो सूर्यास्त के मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इस फैक्ट को आप लोग अच्छे से याद रखें। ठीक है, ये आया हुआ फैक्ट है। उसके बाद देखिए, नेतरहाट के क्षेत्र में आपको असुर, बिरजिया, हुइहोर जैसे प्राचीन आदिम जनजाति देखने को मिलते हैं। तो केवल ये फैक्ट आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये लातेहार जिला में है। तो ये फैक्ट याद रखना है कि नेतरहाट लातेहार जिला में अवस्थित है। तो नेतरहाट के संदर्भ में ये सारे फैक्ट आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न बनेंगे और एक ना एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सारंडा वन के बारे में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशंस में, तो इसको भी याद रखना है। सारंडा वन, इसे 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि 700 पहाड़ियों का घर किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सारंडा वन को कहा जाता है। इसको याद रखें आप लोग। ठीक है, एशिया में साल वृक्ष का सबसे घना वन माना जाता है। ये पूरे एशिया में साल वृक्ष का सबसे घना वन माना जाता है। कहाँ पे है? सारंडा वन में। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1800 फीट है। ये भी आप लोगों को याद रखना है।
है ना। उसके बाद इसका जो विस्तार है वो 820 किलोमीटर स्क्वायर में है, यानी कि 820 वर्ग किलोमीटर के पूरे रीजन में ये फैला हुआ सारंडा क्षेत्र है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि सारंडा वन किस क्षेत्र में है। ऑप्शन में दे देगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो याद रखना है आप लोगों को पश्चिमी सिंहभूम में है सारंडा वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारंडा वन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है। टोइबो जलप्रपात, टोइबो जलप्रपात कहाँ पर है? तो सारंडा वन में है, ये याद रखना है। या कभी कभी ऐसे पूछ देगा किस जिला में है, तो लातेहार में है, क्योंकि सॉरी पश्चिमी सिंहभूम में है, याद रखना है। तो टोइबो जलप्रपात कहाँ पर है? या तो पश्चिमी सिंहभूम या तो सारंडा वन में। उसके बाद रॉयल व्यू पॉइंट, ये व्यू है, आधा हुआ है ना, ये व्यू, तो रॉयल व्यू पॉइंट भी कहाँ पर है? सारंडा वन में है। लिगिरदा एक तरीके से दलदली क्षेत्र है। तो ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं वो सारंडा वन में ही अवस्थित है, और ये सारंडा वन पश्चिमी सिंहभूम में है। तो याद रखना है टोइबो जलप्रपात, रॉयल व्यू पॉइंट और लिगिरदा जो दलदली क्षेत्र है वो तीनों सारंडा वन के क्षेत्र में ही पाया जाता है। और इस इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे 2 लिंग वाला शिवलिंग प्राप्त है, जिसे नगाड़ा मंदिर भी कहा जाता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि 2 लिंग वाला जो शिवलिंग है वो कहाँ पे पाया जाता है? सारंडा वन में, और जिसे नगाड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना यही नगाड़ा मंदिर जो सारंडा वन में है, इसमें 2 लिंग वाला शिवलिंग पाया गया है। उसके बाद यहाँ खंडित शिवलिंग वाला महादेव मंदिर भी है, ठीक है। तो महादेव मंदिर है जिसमें खंडित शिवलिंग है, ये भी कहाँ पर है? सारंडा वन में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से मलूटी गांव के बारे में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, है ना, क्योंकि ये झारखंड का समृद्ध पर्यटन स्थल है, तो यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न बनेंगे। तो मलूटी गांव सबसे पहले याद रखना कहाँ पर है? दुमका जिला में है। कहाँ पर है? दुमका में है। कई बार पूरे अंदर जाके पूछ देता है, तो दुमका के शिकारी पाड़ा प्रखंड में है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, दुमका के शिकारी पाड़ा प्रखंड में है। इसे मंदिरों का गाँव भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली इसे मंदिरों का गांव ही कहा जाता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में मंदिरों का नगर भी दे देता है, तो उसमें भी आप लोगों को टिक करना है इसे। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे कि मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है, और मंदिरों का नगर जो है वो बेसिकली देवघर को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना अगर ऐसा पूछा क्वेश्चन में कि मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, और अगर उसमें देवघर भी हो और मलूटी भी हो, तो आपको देवघर मारना है नगर के संदर्भ में। और अगर पूछा जाए मलूटी गांव कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, तब आपको मलूटी गांव मारना है। लेकिन अगर पूछ दे मंदिरों का नगर और उसमें देवघर ना होकर के मलूटी ऑप्शन में दिया है, तो आप मलूटी को ही मारेंगे। इसलिए दोनों पूछा, इसलिए मैं दोनों यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन सामान्यतः मलूटी जो है वो मंदिरों का गाँव है, ये याद रखना आप लोगों को। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये पूछा गया है, ये भी आपका पूछा गया है ना, मंदिरों का गाँव। तो गुप्त काशी के नाम से भी मलूटी गांव को जाना जाता है, ये याद रखना है। केवल इतना याद रख लें कि वर्तमान में यहाँ पे 72 मंदिर ही बचा हुआ है, और मंदिर का निर्माण शिखर शैली में किया गया है, ये भी आप लोग याद रखें। हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ ले कि मलूटी गांव में मंदिर का निर्माण शिखर शैली में किया गया है। उसके बाद यहाँ जो मंदिर है उसे टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखें। तो देख रहे हैं ना कितना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखाया हूँ जो डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में आएंगे। इतना पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मैं वही सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ जो एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद रखें, टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है मलूटी गाँव को। उसके बाद अब अभी आप देखेंगे कि 2015 ईस्वी में जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था, है ना, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा प्राइज़ मिला था। तो वहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ निकाली जाती है दिल्ली में, तो मलूटी गांव के जो मंदिर है उसको भी एक तरीके से झांकी के रूप में निकाला गया था। तो 2015 में गणतंत्र दिवस का दूसरा प्राइज़ इन्हें मिला था मलूटी गांव को राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया हुआ फैक्ट है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखें कि दूसरा प्राइज़ मिला था। उसके बाद कुछ और फैक्ट है, ये याद रखना है आप लोगों को, है ना। कुछ और फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, तो चलिए हम बताते हैं कुछ। एक त्रिकूट पहाड़ी के बारे में याद रखना है। तो त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है? देवघर में है। 840 फीट ऊंचाई पर यहाँ पे रोपवे है, जो हादसा हुआ था रोपवे का, ये तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये देवघर में है, ठीक है। 840 फीट ऊंचाई पर है ये रोपवे है, और इसे रावण का हेलीपैड कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि जब रावण सीता जी का, माता सीता का हरण करके ले जा रही थे,
ले जा रहे थे, तो उसी दौरान यहाँ पे वो रुका था, इसलिए इसे त्रिकुट पहाड़ी को रावण का हेलीपैड कहा जाता है। ये आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। करो गांव भी इम्पोर्टेंट स्थल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि करो गांव जो है वो आपका कहाँ पर है, वो भी आपका देवघर में है, ये भी याद रखना है। इसे अशोककालीन गांव भी कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट याद रखें। पूछा जाता है कि अशोककालीन गांव निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, करो गांव है। अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में इसे विकसित किया था, तो याद रखना आप लोगों को। अशोक के जो पुत्र थे राजा महेंद्र, उसने यहाँ पे बौद्ध विहार बनवाया था। यहाँ पे कर्ण के द्वारा एक मंदिर बनाया गया था जिसे कर्णेश्वर मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कर्ण के द्वारा एक मंदिर बनाया गया था, कर्णेश्वर मंदिर। अशोक का स्तूप व भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो इतने सारे फैक्ट जो आज मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे फैक्ट आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और यहीं से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, है ना। और ये आज का जो मैंने लेक्चर लिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे ही। जो मैंने केवल 3 से 4 पेज में कंसाइज किया है, आप लोग सारे फैक्ट को नोट करें और उसको अच्छे से बैठ के बार बार रिवीजन करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा जगह भटकना नहीं है, केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हमारे इस चैनल को यानी कि पाठ्यकला को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और भी कौन सी चीज़ें यहाँ पे, किस तरह के क्लासेस यहाँ आप लोगों को चाहिए, है ना। यहाँ पे आप लोगों को JPSC 14 JPSC की तैयारी भी करवाई जा रही है और UGC नेट की भी तैयारी करवाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की क्लासेस अभी बंद है, उसे मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपको दोनों क्लासेस देखने को मिलेगी, ठीक है। आने वाले झारखंड के बहुत सारे एग्जामिनेशंस के यहाँ से पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये जो झारखंड GS में अभी पढ़ा रहा हूँ वो झारखंड GS सभी के लिए है, चाहे उत्पाद सिपाही की बात करें, चाहे झारखंड पुलिस की बात करें, है ना। तो जो भी स्टूडेंट इसे मतलब आसानी से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब चलते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं कल झारखंड के विद्रोह के संदर्भ में कुछ लेक्चर्स को लेकर के। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, है ना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। जय हिंद।